internal energy is the sum of kinetic energy plus potential energy plus all other forms of energy. That gives you which energy? Internal energy. Internal energy is denoted by U, and some points related to the internal energy. ये जो internal energy है, असू दे सध्याचं, ठीक आहे. इंटरनल एनर्जी तुम्ही बघून घ्या, रेकॉर्डिंग होत आहे का था, ठीक है. इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी के बारे में 5 बातें हमेशा ध्यान में रखेंगे. चलो इधर बेटा, झाला एडजस्ट, ठीक है. इंटरनल एनर्जी के बारे में कितनी बातें? 5 बातें. आता तिथे ऍडजस्ट करता थोडीशी. तू तिथं बसत असेल तर बसून जा ना, चेअर देतोय. हा हो, थोडं थोडं तुमच्या इकडे धनशी बस. चेअर, एक चेअर घेऊन येशील तिकडे. तुम्ही यार लवकर येत जा यार, किती लेट येता. हा, लवकर सोडायला लावायची. हा, उद्यापासून लवकर सोडायला लावायची, ठीक आहे का. हो तो तेच 4-5 वाजता सोडायला लावायची का, म्हणजे 5:15 पर्यंत येऊन जाता तुम्ही इकडे. कोण पडली. हा, एक जण तिथे ऍडजस्ट होते तिच्या बाजूला. हा द्या, झाले. हे घ्या, अजून कोणी आलं तर बसवत तिथे. हा, ठेवून द्या तिथे. चला झालं. तो लिसन, दिसतंय सर्वांना. आता काढू दे ना एखादी दिवस. तुम्ही चांगले दिसते, थोडं फोटो काढून घेतो तुमचा. यांचा पण फोटो काढून घ्या. हे बाई, इथे चेहरा आहे मनीष, आनिश. बस तिथे बस. थोडे तिकडे तिकडे वारे 3 रो. हे इथे आयनिशला ऍडजस्ट करून घ्या. हा बेटा, नाउ द लास्ट वार्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, प्लीज अभी कोई आपस में नहीं बोलेंगे, और आशा करता हूँ किसी को इंसल्ट करके बाहर भेजने की नौबत मेरे ऊपर नहीं आनी चाहिए, ठीक है. कम बैक टू अवर पॉइंट. वी आर स्टार्टिंग थर्मोडायनामिक्स, और कल सभी से रिक्वेस्ट है कि 5 बजे तिकडे सुट्टी मागून घ्यायची. 5:15 पर्यंत इथे पोहोचले पाहिजे, ठीक आहे. 5:20 मी शार्प बॅच चालू करून देईन, ठीक आहे. नाही ओरडायचं जोरात, ठीक आहे. हा, ठीक आहे इकडे, ठीक आहे. नाही तर मग मी तिकडे 6:30 वाजता सोडीन, मग म्हणायचं नाही का चालते, यायची ट्युशन राहते, ठीक आहे. हा, बघा इकडे प्लीज. नाउ कॉन्सन्ट्रेट ऑन अवर टॉपिक. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स में हम देख रहे हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती. हम अभी इतने दिन हो गए तब भी इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज होते हैं कि किस पे डिपेंड करती है और किस में डिपेंड नहीं करती. अगर डिपेंड करती है ये कॉन्सेप्ट, बहुत छोटी सी बात, एक ही बात ध्यान में रखना, आई काय काय. सो व्हाट इज आई? इंटेंसिव इंडिपेंडेंट. क्या कॉन्सेप्ट? इंटेंसिव इंडिपेंडेंट. ध्यान रखेंगे, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट, दैट इज आई, ठीक है. अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं. सीपी-सीवी कैसा है कि हमारे पास एक कंटेनर है, और उस कंटेनर में हमने वाटर लिया है, और वो वाटर लिया है हमने सिर्फ 1 ग्राम. ये कंटेनर है, कंटेनर में वाटर है. कितना है बच्चों वाटर? 1 ग्राम. और 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर मुझे कितने डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है. 1 ग्राम वाटर रहो या और कोई सब्सटेंस रहो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हमें क्या लगेंगी? हीट एनर्जी. उसी को कहेंगे हम उसकी स्पेसिफिक हीट. क्या कहेंगे हम उसकी? स्पेसिफिक हीट. किसको कहेंगे स्पेसिफिक हीट? क्लियर है, ठीक है. अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी
required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius. It's called specific heat. क्या कहेंगे हम उसको? स्पेसिफिक हीट. तो किसको कहा स्पेसिफिक हीट? समझ गए? 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो भी हमें क्या लग रही है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, उसी का नाम हमने रखा है कौन सी हीट? स्पेसिफिक हीट. क्लियर है? तो स्पेसिफिक हीट. अब आप कोई भी सब्सटेंस लो और कितना भी लो, लेकिन अगर हमें उसकी स्पेसिफिक हीट निकालनी है तो वो सब्सटेंस हमें हमेशा कितना लेना पड़ेगा? 1 ग्राम. बराबर. तो मेरे पास 1 लीटर भी अगर सब्सटेंस है तो भी मुझे स्पेसिफिक हीट में कितने की बताऊंगा? 1 ग्राम. और 1000 लीटर भी है तब भी 1 ग्राम. तो क्वांटिटी कितनी भी रहो उसके स्पेसिफिक हीट की वैल्यू चेंज नहीं होगी. और इसीलिए स्पेसिफिक हीट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन amount of matter present in the system, and so it is the which property? Intensive property. Intensive में next example आ गया specific heat. क्लियर है? और सभी ध्यान रख रहे हैं इस बैच के कुछ स्पेशल रूल्स. आपस में एक वर्ड भी नहीं बोलेंगे. कोई डाउट है? मैं एंड में डाउट सेशन चलाऊंगा, उसमें आप पूछना है. ठीक है? लेकिन आपस में कोई एक वर्ड भी नहीं बोलेगा. ये स्ट्रिक्ट रूल है इस बैच का. ठीक है? चाहे वो कोई भी रहो फिर. तो ध्यान रखेंगे कौन सी हीट? स्पेसिफिक हीट. ठीक है? समझ गए सब लोग? क्या 1 ग्राम सब्सटेंस अपनी भाषा में लर्न रखना. यूनिट को एज इट इज लर्न नहीं रखना. ठीक है? एंट्रेंस के लिए भी काम में आएगा, सीडी के लिए भी काम में आएगा, जेई के लिए भी काम में आएगा. क्या है कॉन्सेप्ट? 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट एनर्जी लगती है उसी का नाम है कौन सी हीट? स्पेसिफिक हीट. क्लियर है? अब अगर हमने 1 ग्राम की जगह अगर 1 मोल सब्सटेंस ले लिया, 1 मोल मतलब इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट. ध्यान में रखेंगे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स विच वेट? मॉलिक्यूलर वेट. 1 मोल सब्सटेंस मॉलिक्यूलर वेट निकालना आना चाहिए. मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए हमें एटॉमिक वेट लर्न होनी चाहिए. नहीं पता? अभी लिख लो, लर्न कर लेना. कार्बन का एटॉमिक वेट 12, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, क्लोरीन का 35.5, सिल्वर का 107.9. ठीक है? ये उतने काम में नहीं आते. इनको तो भी कम से कम लर्न रखना है. 4 है, ज्यादा नहीं है. बराबर. इनके अगर आपने लर्न रखे कार्बन 12, तो मेरे पास वाटर है. वाटर में हाइड्रोजन कितने हैं? 2. तो 1 हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2. और ऑक्सीजन का कितना है? 16. ऑक्सीजन का बोर्ड दिख रहा है सबको? किसको नहीं दिख रहा? रेज योर हैंड. इस स्लाइड की वजह से अब दिख रहा है? ठीक है. ठीक है. ठीक है. काळाच आहे तो, काळा सीन. ठीक आहे, आपण पांढरा करू त्याला थोडस. आता काही फरक पडतंय? हा ठीक आहे, डोंट वरी. तो लिसन, उद्यापासून याला बाहेर लावत चला सर. ठीक है? याला तो लिसन. तो कहा थे हम? स्पेसिफिक हीट 1 मोल. अब 1 मोल इक्वल टू हाउ मच? इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट. एक यूनिट आता है इंटरेस्ट में मोल कॉन्सेप्ट, लेकिन वो कोई यूनिट ही नहीं है. जहां जहां मोल है वो सारे एग्जांपल वो ले लेता है. तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखेंगे. 1 मोल इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट. और हाउ टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर वेट? फ्रॉम देयर एटॉमिक वेट. वाटर का 1 हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 प्लस 2 इट इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल. सो मुझे अभी कोई भी सब्सटेंस अगर लेना है, मुझे वाटर लेना है, तो मैं अभी 1 ग्राम नहीं लूंगा. कितना लूंगा? 1 मोल. एंड 1 मोल इज इक्वल टू इट्स विच वेट? मॉलिक्यूलर वेट. मीन्स हाउ मच ग्राम? 18 ग्राम. वाटर है तो 18 ग्राम. लेकिन मेरे पास मिथिल अल्कोहल है. क्या फॉर्मूला है मिथिल अल्कोहल का?
CH3OH, ठीक है। कार्बन कितने हैं? एक कार्बन का वेट 12। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो कितने हो गए? 4 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 4 20 32 हो गया। तो मैंने बोला 1 मोल मिथिल अल्कोहल लिया है, मतलब कितने ग्राम लिया है? 32 ग्राम, बराबर। तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मीनिंग समझ रहे हो आप? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मीनिंग है जितना उसका कौन सा वेट है, मॉलिक्यूलर वेट। जितना उसका कौन सा वेट है, मॉलिक्यूलर वेट, उतना सब्सटेंस अगर हमने लिया, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ क्या लग रही है, हीट एनर्जी, उसी को कहेंगे हम उसकी मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर और स्पेसिफिक में क्या डिफरेंस? मोलर के वक्त सब्सटेंस कितना लेंगे? 1 मोल, और स्पेसिफिक के वक्त 1 ग्राम, बस कुछ नहीं, दोनों में सेम है। मोलर के वक्त 1 मोल, और 1 मोल मतलब इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट, और 1 ग्राम तो 1 ग्राम, गिन के 1 ग्राम, खत्म। डू यू अंडरस्टैंड? तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगती है, that is called its molar heat capacity. What is the difference between molar heat capacity and specific heat capacity? Do you understand? 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, फर्स्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, मोलर हीट कैपेसिटी। क्लियर है? अब मुझे बताओ, 1 लीटर पानी का मुझे निकालना है, 1 लीटर पानी और 100 लीटर पानी, मुझे 1 लीटर पानी का स्पेसिफिक हीट निकालना है, तो कितना लूं? 1 मोल, एंड 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम। तो इसका भी मैं कितना लूंगा सेपरेटली? 18 ग्राम। उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो लगेंगी वो कौन? यार चांगलं सांगा, मोलर हीट, बराबर। और 100 लीटर पानी की भी मेरे को मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी है, लेकिन मोलर हीट निकालने के लिए करना क्या पड़ता है? लेना कितने मोल है? 1 मोल। 1 मोल मतलब कितने ग्राम? 18 ग्राम। तो इसका भी मैं 18 ग्राम लूंगा, बराबर। तो इसके 18 ग्राम की और इसके 18 ग्राम की, दोनों की वैल्यू कैसी आएंगी? सेम। और इसलिए दोनों की मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू भी कैसी रहेंगी? सेम। टोटल अमाउंट ऑफ मैटर सेम नहीं है, लेकिन दोनों की मोलर हीट कैपेसिटी सेम है। सो इट इज इंटेंसिव की एक्सटेंसिव, क्योंकि अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रहा है क्या भाई? कितना भी पानी लो, लेकिन कितना भी पानी लो, लेकिन हम कैलकुलेट करते समय कितना लेंगे? सिर्फ 1 मोल, दैट इज 18 ग्राम वाटर के केस में। डू यू अंडरस्टैंड? तो हो गया, दिस इज द हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन तीसरी है, अगर हमने जितना दिया उतना पूरा पानी ले लिया, और जितना दिया उतने पूरे पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगेंगी, उसको कहते हैं हीट कैपेसिटी। 1 ग्राम का बढ़ाने के लिए सब बताएंगे, 1 ग्राम का बढ़ाने के लिए स्पेसिफिक हीट, 1 मोल का बढ़ाने के लिए मोलर हीट कैपेसिटी। लेकिन जितना दिया उतना सबका 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो लगेंगी वो हीट कैपेसिटी। डू यू अंडरस्टैंड? अब हीट कैपेसिटी में पहले मैंने 1 लीटर लिया, इसको कुछ तो भी लगेंगे, लेकिन 100 लीटर लिया तो इसको उतना ही लगेंगी, ज्यादा लगेंगी, उतना ही लगेंगे, ज्यादा लगेंगी। तो इसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू, सॉरी, इसकी जो हीट कैपेसिटी है वो ज्यादा, इसका मैटर ज्यादा, तो हीट कैपेसिटी भी ज्यादा। तो हीट कैपेसिटी इज अ विच प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बट मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब देखो, मैं इसको समराइज कर रहा हूं। टॉपिक है हमारा हीट कैपेसिटी, तो मैं यहां पे लिखूंगा हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को डिनोट करते हैं सी से, हीट कैपेसिटी। अब कौन सी हीट कैपेसिटी? पहली मैं लिखता हूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दूसरी लिखता हूं मोलर हीट कैपेसिटी, और तीसरी लिखता हूं सिर्फ हीट कैपेसिटी। ठीक है, यहां पे चेंज इन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टेकन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टेकन, यहां पे कितना हीट कैपेसिटी गिवन मास, जितना है उतना गिवन मास, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं डेल्टा टी। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच केल्विन? जोरात सांगा। 271 डिग्री सेल्सियस है ना, तो 273 की 274? हाउ मेनी 274? 273। वेराइटी नो एनी, हाँ 1 केल्विन, क्लैप फॉर हर, ठीक है। हाउ मच? 1 केल्विन। चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन आर सेम। मार्जिन के ऊपर लिख लो, पूरा डिलीट मार के लाए हो, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन आर सेम। चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन दोनों में कैसा है? सेम। ध्यान में रखेंगे हमेशा के लिए, ग्रेट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर कहां पे चेंज इन टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से हो रहा है तो वो कितना केल्विन है? 5 केल्विन। थोड़े मागे मागे होऊन जा, थोड़ा सा, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन आर सेम। तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब हाउ मच केल्विन? 1 केल्विन। हियर आल्सो 1 डिग्री सेल्सियस दैट इज इक्वल टू 1 केल्विन। 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 केल्विन। ये हो गया इंक्रीज इन टेम्परेचर। पहला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टेकन, दूसरा है चेंज इन टेम्परेचर दैट इज डेल्टा टी। 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 केल्विन। हीट कैपेसिटी को हम डिनोट करते हैं सी से, और इंक्रीज इन टेम्परेचर हो गया। एंड फाइनली द थर्ड टर्म, ठीक है, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, इट इज द प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव की एक्सटेंसिव? ये कौन है? इंटेंसिव। ये भी कौन है? इंटेंसिव। और ये कौन है? एक्सटेंसिव, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। और यहां पे अगर कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो हम उसको डिनोट करते हैं सीपी से, और कांस्टेंट वॉल्यूम है तो उसको डिनोट करते हैं सीवी से। कांस्टेंट प्रेशर है तो उसको डिनोट करते हैं सीपी से, और कांस्टेंट वॉल्यूम है तो उसको डिनोट करते हैं सीवी से। तो दिस इज अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी। एंट्रेंस में अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला एंट्रेंस में बनाया, बोर्ड्स में भी उसके कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अभी क्या है, अगर किसी सब्सटेंस की मोलर हीट कैपेसिटी सीपी है, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ये ज्यादा होती है। सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। व्हाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी? क्योंकि जब प्रेशर कांस्टेंट है, जब प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो जब हम इसको हीट एनर्जी देंगे तो यहां पे 2 चीजें होंगी। एक तो प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए उसको प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो पिस्टन को कहाँ जाना पड़ेगा? ऊपर। तो वो टेम्परेचर भी बढ़ाएगा और साथ में क्या करेगा? वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि प्रेशर कैसा रखना है? कांस्टेंट। लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इधर ही रखना है, तो वो क्या करेगा? सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाएगा। और इसीलिए Cp is greater than Cv. Always keep in your mind. And so we have the relation Cp minus Cv is equals to R. That is which constant? Ideal gas constant. And value of R is 8.314 joule per Kelvin per mole. ठीक है? Is equal to 0.0821 liter atmosphere per Kelvin per mole is equals to 2 calorie per Kelvin per mole. You should know these 3 values of R. That is the ideal gas constant
What are the three values of R we have? First is the 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है. दूसरी है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, और तीसरी है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल. सीपी और सीवी इन दोनों में किसकी वैल्यू बड़ी रहती? सीपी, बराबर. उसके बाद सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर. सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ध्यान में रखना. सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर. उसके बाद हमने देखा है कि 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो लगती वो स्पेसिफिक हीट, बराबर. 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए जो लगती वो, ठीक है. इफ द चेंज इन टेम्परेचर इज 5 डिग्री सेल्सियस देन चेंज इन केल्विन इज 5 केल्विन, ठीक है. Which is the intensive property? Which are the intensive? Which heat capacities are intensive? Specific heat and molar heat. But heat capacity is a extensive property. Do you understand? So this is about the some examples of intensive and extensive. And what is heat capacity? एक चलो तो यहां तक समझ गए. एक क्वेश्चन इसके ऊपर आता है. अगर हमारे पास W ग्राम सब्सटेंस है, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, और उसका टेम्परेचर हमें चेंज करना है, बराबर. डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर. अब हमारे पास क्या है? 1 ग्राम का टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितने ग्राम का? 1 ग्राम का टेम्परेचर चेंज करने के लिए हमें जो हीट कैपेसिटी लगती है वो क्या है? 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो लगती है उसको हम क्या कहेंगे? सीपी. दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बराबर. तो अभी हम एक एक को कंसीडर करते हैं. समझो, ये जाने दो. 1 ग्राम के लिए सीपी और W ग्राम के लिए Q. तो अभी हमें Q की वैल्यू निकालनी है. तो कौन सा मल्टीप्लीकेशन? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो सीपी इंटू W इज इक्वल टू Q इंटू 1. तो हमें क्या निकालना है? Q. तो Q क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ, हाँ, Q इज द W ग्राम ऑफ सब्सटेंस, बराबर. अभी यहाँ पे हम दोनों 1-1 कंसीडर करते हैं, बराबर. दोनों क्या कंसीडर करते हैं? 1-1. तो अभी ये जो है Q is the amount of heat energy required to raise the temperature of how much gram? 1 ग्राम नहीं, W ग्राम. Q कितने के लिए? W. और 1 ग्राम के लिए CP. तो Q is equals to, अरे एक मिनट, उल्टा हो गया, ठीक है. ये तो समझ गया आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. W ग्राम के लिए Q इतनी लगी, 1 ग्राम के लिए कितनी लगी? CP. एंड सो वी कैन हैव CP इंटू Q, सॉरी, CP इंटू W इज इक्वल टू Q. अब Q इतनी हीट एनर्जी, ध्यान रखें, Q इतनी हीट एनर्जी कितने से बढ़ाने के लिए लग रही है? डेल्टा T, बराबर. और मैं कहता हूं कि जो CP इतनी हीट एनर्जी है वो कितने के लिए लग रही है? 1 डिग्री सेल्सियस. तो इसीलिए अगर मैं क्या निकालू? Q निकालू, तो Q इज इक्वल टू CP इंटू डेल्टा T. और इसीलिए हमारे पास Q का फॉर्मूला डायरेक्टली बनता है W इंटू CP इंटू डेल्टा T. डायरेक्टली ध्यान में रखेंगे कि W ग्राम ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर डेल्टा T से बढ़ाने के लिए जो हीट एनर्जी लगती है वो क्या है? Q, प्रोवाइडेड दैट CP इज द विच हीट कैपेसिटी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ठीक है. तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे. द टोटल हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, टोटल हीट रिक्वायर्ड, it is the given mass of substance. CP is the which heat? Specific heat. And delta T is the change in temperature. लेकिन अगर हमें कौन सी हीट दी है?
मोलर हीट कैपेसिटी अगर दी है, मोलर हीट कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला है Q, दिस इज द टोटल हीट रिक्वायर्ड। अब मास की जगह यहां पे क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स, गिवन नंबर ऑफ मोल्स इनटू Cp, बट इसका नाम है कौन सी हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी, दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर। दोनों के फॉर्मूले सेम है, सिर्फ यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी दिया तो नंबर ऑफ मोल्स लिखना, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया तो गिवन मास लिखना, बस। ठीक है, एकदम सिंपल फॉर्मूला, रट लेना अच्छे से। क्या फॉर्मूला, टोटल हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इज गिवन बाय गिवन मास इनटू Cp इनटू डेल्टा टी, एंड हियर Q इज इक्वल्स टू N, N इज द गिवन नंबर ऑफ मोल्स, Cp इज द मोलर हीट कैपेसिटी, मोल्स दिया तो मोलर, मास दिया तो स्पेसिफिक हीट। समझ गए, चलो आगे। तो दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज अ व्हिच प्रॉपर्टी, इंटेंसिव, मोलर हीट कैपेसिटी इंटेंसिव, हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव। ठीक है, तो दिस इज अबाउट दैट। अब हम आगे बढ़ते हैं और वर्क डन की तरफ चलते हैं। यू नो वेरी वेल अबाउट द वर्क डन। बंद करो, ठीक है बेटा, नो डिस्कशन, अजून 5 मिनिटांनी चालू करें। ठीक है, तो वर्क डन हमारे पास 4 टाइप का वर्क डन है इस यूनिट में। चारों एक ही हिस्से ले लेते हैं, कंपेयर कर लेते चारों को, अभी विषय खत्म। ठीक है, एक एक को डिराइव करते हैं शॉर्ट में, और उसके बाद हम उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो वर्क डन, आप हेडिंग देना है वर्क डन का हमारा पहला फॉर्मूला है, ले लो ना वर्क डन। ठीक है, वर्क डन का हमारा पहला फॉर्मूला है, वर्क डन जो बचपन में आपने पढ़ा था। वर्क डन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल W, एंड इट इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट गिव्स यू वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज ds, दैट इज गिवन बाय वर्क डन। अब वर्क डन हमारे पास यहाँ पे हम एक कंटेनर कंसीडर करते हैं, और उस कंटेनर को यहाँ पे हमने एक लगाया है पिस्टन, और ये इसके अंदर हमने ली है गैस। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन ध्यान में रखना, कौन सा वर्क डन यूज करना है ये डिपेंड करता है कंडीशन क्या दी है। सबसे पहली कंडीशन कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट, तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट एनर्जी, तो वहां की हीट बढ़ेगी, मॉलिक्यूल का फोर्स बढ़ेगा, तो मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। लेकिन यहाँ पे प्रेशर नहीं बढ़ाना है, इसीलिए पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर। पिस्टन ऊपर जाएगा तो ये पिस्टन की न्यू पोजीशन हो गई। यहां तक वॉल्यूम था V1, यहाँ पे वॉल्यूम है V2। V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम एंड V2 इज द फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम, V2 इज द फाइनल वॉल्यूम, और इन दोनों के बीच में क्या आएगा, चेंज। ठीक है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हुआ, उसका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट हुआ वहां पे, और वॉल्यूम भी क्या हो गया, चेंज। अब हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज व्हाट, वर्क डन। लेकिन हमारे पास फॉर्मूला है प्रेशर का, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पे कुछ तो भी एक्सटर्नल क्या है, प्रेशर। अरे पिस्टन यहाँ पे था, उसके ऊपर क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर। दैट एक्सटर्नल प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय P एक्सटर्नल, जो कि यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। ध्यान में रखना, कांस्टेंट प्रेशर दिखा तो ही आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए, पहला वाला कांस्टेंट प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट प्रेशर P एक्सटर्नल, फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, P एक्सटर्नल, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको कैसे डिनोट करेंगे, A। तो P एक्सटर्नल इंटू एरिया लिख दूं,
फोर्स इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया, कौन हो गया फोर्स। अब वहां पे क्या हुआ उसका डिस्प्लेसमेंट। अब मैं कंसीडर करता हूं ये डिस्प्लेसमेंट क्या है x, तो ये डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं x, या हम ds से रिप्रेजेंट कर देते हैं ds। अब जो कौन सी बॉडी होती है, क्यूबिकल बॉडी होती है, तो उसका क्यूब का जो हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। तो क्यूब का एरिया कैसे निकालते हैं, दिस इज L, दिस इज B, LB एंड दिस इज H, बराबर। लेकिन जो सिलेंड्रिकल बॉडी होती है उसका एरिया कैसा निकालते हैं, इसका एरिया होता है पाई r स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये एरिया और ये हाइट, एरिया इंटू हाइट गिव्स यू वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल बॉडी है तो इसका एरिया कितना है a, और हाइट कौन है, डिस्प्लेसमेंट, तो दिस एरिया इंटू हाइट गिव्स यू दिस वॉल्यूम, एरिया इंटू हाइट गिव्स यू वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें पूरा वॉल्यूम चाहिए क्या, नहीं, कितना वॉल्यूम चाहिए, इतना ही चाहिए। कैसे निकालेंगे, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 इज नथिंग बट चेंज इन वॉल्यूम, एंड चेंज इन वॉल्यूम को हम चेंज को डिनोट करते हैं D, काय में चेंज हुआ, वॉल्यूम, और इसीलिए ये एरिया और ये डिस्प्लेसमेंट, इसको हमने क्या ले लिया, चेंज इन वॉल्यूम, और ये हो गया P एक्सटर्नल और ये हो गया W, एंड सो यू गेट द फॉर्मूला फॉर वर्क डन हियर, W इज इक्वल्स टू P एक्सटर्नल इंटू DV, और चेंज इन वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा, एंड सो यू गेट द फॉर्मूला W इज इक्वल्स टू P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, ठीक है। वी गेट हियर द फॉर्मूला फॉर वर्क डन, W इज इक्वल्स टू P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट फिजिक्स में दूसरा है, केमिस्ट्री में दूसरा है, केमिस्ट्री में जो है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब सिस्टम समझो, सिस्टम वर्क कर रही है क्योंकि पिस्टन कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो फोर्स कौन लगा रहा है, गैस, तो गैस किसका पार्ट है, सिस्टम का, और जो पिस्टन है वो सराउंडिंग का, तो वर्क कौन कर रही है, सिस्टम, किसके ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर, बराबर। अभी आप वर्क कर रहे हो तो आप सिस्टम हो, और किसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, सराउंडिंग के ऊपर, तो आपकी एनर्जी बढ़ेंगी कि कम होंगी, कम होंगी, बराबर। तो वर्क एनर्जी क्या हो रही है, कम, तो इसलिए हमेशा के लिए ध्यान में रखेंगे, व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। आप साइकिल चला रहे हो तो आप कौन हो गए, सिस्टम, साइकिल कौन हो गई, सराउंडिंग, तो आप वर्क कर रहे हो, पैर मार रहे हो उसको, किसको, साइकिल को, बराबर। तो क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी कम हो रही है क्योंकि वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, एनर्जी कम हो रही है, तो प्लस हो रही है कि माइनस हो रही है, माइनस। तो व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, तो यू हैव टू यूज द विच साइन, माइनस साइन, ठीक है, ध्यान में रखना। वर्क डन, ग्रेट कॉन्सेप्ट है, ग्रेट कॉन्सेप्ट, ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग कैसा रहता है, निगेटिव, ठीक है, ग्रेट कॉन्सेप्ट है, कोई खिचड़ी नहीं होनी चाहिए कॉन्सेप्ट में, ठीक है। वंस मोर, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग इज निगेटिव, एंड बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। मैं प्यार से पढ़ा रहा था, बड़ा प्यार से पढ़ा रहा था, और वार्निंग देके पढ़ा रहा था कि कोई आपस में मत बोलना, ठीक है। तब भी एक बच्चा बोल ही रहा था, मैं बड़े प्यार से उसके पास गया और प्यार से उसके पास जाकर काट के उसके कान के नीचे एक बजा दी, और बजाने के बाद उसके गाल को ऐसा हाथ लगाया, कैसा लगा, गरम गरम, अरे कैसा लगा, गरम गरम। वो बच्चा कौन है, सिस्टम, उसके लिए मैं कौन हूं, सराउंडिंग, बराबर। बच्चा कौन है, सिस्टम, मैं कौन हो गया उसके लिए, सराउंडिंग। तो सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर वर्क किया, तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई, सिस्टम की क्या बढ़ गई, एनर्जी, बराबर। एनर्जी बढ़ गई तो क्या लेना पड़ेगा, प्लस, बराबर। और इसीलिए व्हेन द वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, एनर्जी इंक्रीजेस। मैं प्रैक्टिकल कर सकता हूं ये बैच में, ये ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से प्रैक्टिकली समझा सकता हूं, तो समझ लेना। डू यू अंडरस्टैंड। तो ग्रेट कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ध्यान में भी रखना है तो एक ज बात ध्यान में रखना,
ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। ग्रेट कॉन्सेप्ट। बस एक नींद से उठा के पूछा, ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, बस एक ज बात। ठीक है, वंस मोर, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, बाय द सिस्टम निगेटिव, ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, बाय द सिस्टम निगेटिव। ग्रेट कॉन्सेप्ट है, खिचड़ी कर देता है। एंट्रेंस में माइनस का प्लस हुआ, डायरेक्ट -5, जो भी आप एक्सपेक्टेड स्कोर करके आए होंगे। ठीक है, इसलिए ग्रेट कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान में रखना। क्यों पॉजिटिव, क्यों निगेटिव, डू यू अंडरस्टैंड? बस अभी कंफ्यूज नहीं होना। एक ज बात, ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम। तो इसीलिए ये वर्क डन क्या आना चाहिए, जो भी है। देखो पिस्टन ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये डेल्टा भी तो पॉजिटिव ही आएगा। अरे यार, इधर 2 लीटर था, अभी कितने लीटर हो गया? 5 लीटर। तो क्या हो गया? 5 माइनस, चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो 5 माइनस 2 क्या आया? +3। तो ये प्लस है और प्रेशर तो प्लस ही है, तो प्लस प्लस क्या आएगा? प्लस, बराबर। लेकिन वर्क डन किसने किया है? सिस्टम ने। काय के ऊपर? सराउंडिंग। तो क्या आना चाहिए? माइनस, और इसीलिए इसको कैसे मल्टीप्लाई किया? माइनस। तो यहां का निगेटिव साइन इंडिकेट करता है वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, एंड सो वी गेट दिस वेरी 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 फेमस फॉर्मूला, एंड सो दिस वर्क इज कॉल्ड व्हिच वर्क? पीवी टाइप ऑफ वर्क डन। कौन सा वर्क डन? पीवी टाइप ऑफ वर्क डन। पीवी टाइप का मीनिंग है प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क डन। ठीक है, पहले टाइप का वर्क पढ़ा हमने, जिसका नाम है कौन सा वर्क? पीवी टाइप ऑफ वर्क डन। ठीक है, निगेटिव साइन इंडिकेट वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। ठीक है, दिस इज द व्हिच वर्क डन? पीवी टाइप ऑफ वर्क डन। We can have the formula W is equals to -P external into delta V। पूरा गांव ध्यान में रखेंगे फॉर्मूला, बहुत इजी क्वेश्चन आता। ठीक है, W is equals to -P external into delta V। इसके अलग अलग फॉर्मूले बनते हैं। यूनिट, when the pressure is in a bar, पहले लीटर में देते थे, सॉरी एटमॉस्फेयर में देते थे, अब काय में देते हैं? बार। 1 बार, ध्यान में रखना, इज नियरली इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। ध्यान में रखना, एटमॉस्फेयर भी दिया तो उसको बार में कन्वर्ट कर लेना। 1 बार इज नियरली इक्वल टू एटमॉस्फेयर। तो अच्छा समझो, आपको काय में दिया? एटमॉस्फेयर में दिया। तो वॉल्यूम जो है वो काय में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। और जब ये दोनों वॉल्यूम लीटर में रहेगा, प्रेशर एटमॉस्फेयर में रहेगा, तो वर्क डन की वैल्यू आएंगी लीटर एटमॉस्फेयर। वर्क डन की वैल्यू आएंगी लीटर एटमॉस्फेयर, ध्यान रखेंगे। ठीक है, वर्क डन की वैल्यू काय में आएंगी? लीटर एटमॉस्फेयर। लेकिन जब प्रेशर काय में रहेगा? बार में, और वॉल्यूम लीटर, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 dm³। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 dm³। चेक कर लो। ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 dm³। तो ये ध्यान में रखेंगे। अब अगर प्रेशर इज गिवन बाय फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। ठीक है, तो ध्यान में रखना, वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, तीनों मीटर में लिए, क्या हो गया? मीटर क्यूब, और ये मीटर स्क्वायर। स्क्वायर और क्यूब क्या हो गया? कैंसल, बचा कौन सी? न्यूटन मीटर। तो ये होता है न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। तो ध्यान में रखेंगे, जब वर्क डन आपको जूल में दिया है, तो आपका प्रेशर काय में होना चाहिए? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 पास्कल। ठीक है, तो पास्कल इंटू मीटर क्यूब में होना चाहिए, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब में होना चाहिए। इन काय में भी रहा तो वर्क डन रहेगा जूल में या न्यूटन मीटर में। ध्यान में रखेंगे, पूरा बैंड इधर ही बचता। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, वर्क डन W is equals to, पूरी बैच बोलेंगे फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पीवी टाइप ऑफ वर्क डन? W is equals to -P external into
Once more, W is equals to minus P external into delta V. once more, W is equals to minus P external into delta V. This is which work done? PV type of work done. ठीक है? कब मिलता है PV type of work done? When the pressure is constant. जब भी constant pressure दिखा दिमाग को किसकी याद आएंगी? PV type of work done. क्या फॉर्मूला है PV type of work done? सब बोलेंगे. W is equals to Minus P external into delta V. once more, W is equals to minus P external into delta V. कौन सा work done? PV type of work done. Do you understand? हाँ, work is done on the system. करा negative करा on the system. By the system. ठीक है? 5 joule of work is done on the system. W is equals to plus 5 joule. W is equals to plus 5 joule. 7 joule of work is done on the system. W is equals to 3 joule of work is done by the system. W is equals to minus 3 joule. 1 kilojoule is equals to 1 kilojoule is equals to 10 power 3 joule. ठीक है? 1 kilojoule is equals to 10 power 3 joule. ठीक है? Most of the time work is given in a kilojoule. So kilo 10 raised to the power 3. त्याचा आपण लिहितो 1K सबस्क्रायबर. 1K म्हणजे किती? 1 किलो सबस्क्रायबर. बरोबर? K म्हणजे 1000. 1 किलो म्हणजे 1000. किलो म्हणजे 10 raised to the power 3. 10 raised to the power 3 म्हणजे 1000. तो 1K म्हणजे 1000 म्हणजेच काय? 1 किलो. कळलं? हाँ, 1K. Do you understand? So this is about the PV type of work done. Do you understand? PV type of work done. But if I consider the chemical reaction, and during the chemical reaction there is also work done. Why there is work done during the chemical reaction? Because आपने बहुत सारी reactions देखी होंगी. I just take here the example of हमारे पास एक डब्बा था और डब्बे में हमने ली थी 2 गैसेस. एक का नाम N2 गैस, दूसरे का नाम H2 गैस. गैस में हो गई रिएक्शन. किसके प्रेजेंस में? Fe. बराबर? रिएक्शन का नाम हैबर्स प्रोसेस. सब ध्यान रखेंगे, बहुत बार आती है, बहुत यूनिट में आती है. N2 reacts with thrice H2 gives twice NH3 गैस. कौन सी प्रोसेस? हैबर प्रोसेस. बराबर? अब डब्बे में हमने ली थी N2 गैस और H2 गैस. कौन सी गैस? N2 गैस और H2 गैस. और उन दोनों के बीच में रिएक्शन होके उन्होंने बनाई कौन सी गैस? NH3 गैस. इसके कितने मोल थे? 1. इनके मोल कहाँ देखना? जिनका फॉर्मूला लिखा होता है उसके पहले के जो नंबर, मतलब उनके हो गए नंबर ऑफ मोल्स. बताओ N2 के. और जब कोई नहीं रहता वहां पे कौन रहता है? 1. तो N2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए? 1. H2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए? 3. वंस मोर N2 1, H2 3. और एरो के पहले जो रहते हैं उनको कहते हैं रिएक्टेंट. क्या कहते हैं? रिएक्टेंट. एरो के बाद जो रहते हैं उनको कहते हैं प्रोडक्ट. उनको कहते हैं प्रोडक्ट. प्रोडक्ट के कितने नंबर ऑफ मोल्स? ये कौन सी स्टेट में? ये ऐसी रिएक्शन में हमें सिर्फ गैस चाहिए. हमें सिर्फ गैस चाहिए. हमें ना सॉलिड चाहिए, हमें ना लिक्विड चाहिए. हमें सिर्फ गैस चाहिए. और अगर गलती से किसी ने सॉलिड और लिक्विड दिया तो उसके तरफ देखना भी नहीं, उसके नंबर ऑफ मोल्स लेना भी नहीं. ठीक है? सिर्फ क्या चाहिए? गैस चाहिए. ध्यान में रखना, आपको सिर्फ मोल्स चाहिए, मॉलिक्यूल चाहिए. आप जो मिला उसके नंबर ऑफ मोल्स जोड़ लेते हो. ध्यान में रखना, सिर्फ किसको लेना? गैस को. तो ये कितने मोल्स हो गए गैस के? रिएक्टेंट के कितने हो गए? गिनो. 1 + 3 4. प्रोडक्ट के कितने हुए? 2. अब भरे थे 4 मोल और हुए कितने? 2. पिस्टन कहाँ जाएगा? ऊपर की नीचे? अरे कहाँ जाएगा? नीचे. और पिस्टन अगर नीचे गया तो क्या हो जाएगा? वर्क डन. बराबर? वर्क डन हो गया. क्या हो गया? वर्क डन हो गया.
एंड दैट वर्क डन जस्ट बिफोर वी हैव सीन द फॉर्मूला. अब वहां पे भी कांस्टेंट प्रेशर है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. दिस इज द सेकंड टर्म, दैट इज द PV type of work done in gaseous reaction under the constant pressure. Work done for chemical reaction और gaseous chemical reaction at constant pressure. ध्यान रखेंगे यहाँ पे भी प्रेशर कैसा है? constant. Work done in chemical reaction at constant pressure. Work done in chemical reaction at which pressure? Constant pressure. Constant pressure है. constant pressure. chemical reaction दिसल्याबरोबर आठवायचं कोणचं प्रेशर पाहिजे? कॉन्स्टंट प्रेशर. आपल्या पास लहानपणीचा फॉर्म्युला आहे PV इज इक्वल्स टू NRT. PV इज इक्वल्स टू NRT. प्रेशर कॉन्स्टंट. बरोबर. तो प्रेशर कॉन्स्टंट, व्हॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स RT. बघा आपला फॉर्म्युला आहे PV इज इक्वल्स टू मायनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V. बराबर. PV मायनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V. आता डेल्टा V जो आहे, डेल्टा V इज गिवन बाय फर्स्ट V2 मायनस V1. प्रेशर कसा आहे? कॉन्स्टंट. तो P एक्सटर्नल जो V2 मायनस V1 आहे. ठीक आहे. आता आपल्याला इथे नंबर ऑफ मोल्सचा फॉर्म्युला PV अपॉन RT. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्म्युला काय? PV अपॉन RT. ठीक आहे. PV अपॉन RT. आता तिथे काय कॉन्स्टंट आहे? टेम्परेचर. प्रेशर पण कॉन्स्टंट, R पण जिंदगी भरासाठी कॉन्स्टंट. बरोबर. म्हणून याच्यावरून आपल्याला काय मिळेल? नंबर किंवा V इज इक्वल टू, V चा फॉर्म्युला काय मिळेल? व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला काढा फास्ट. व्हॉल्यूम इज इक्वल्स टू NRT अपॉन P. NRT अपॉन P. बरोबर. तो आता आपल्याला याच्यामध्ये काय करायचं आहे? नंबर ऑफ मोल्सचा फॉर्म्युला मिळाला. अरे व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर नंबर ऑफ मोल्स? PV अपॉन RT. तो नंबर ऑफ मोल्स आणि व्हॉल्यूमच्या टर्म मध्ये जर आपण इथे लिहितो म्हटलं, ठीक आहे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इज इक्वल्स टू PV अपॉन RT. तो V2 मायनस V1. आता इनिशियल कंडिशन साठी व्हॉल्यूम काय राहील सांगा? व्हॉल्यूम इनिशियल कंडिशनचा N1 RT अपॉन P. कारण सगळे कसे आहे? कॉन्स्टंट. आणि V2 इज इक्वल्स टू फर्स्ट N2 RT अपॉन P. समजलं का? मग मला सांगा V2 मायनस V1 काय कॉमन काढू? RT अपॉन P. काढून घे इथेच. RT अपॉन P काय निघाला? कॉन्स्टंट. बाहेर निघाला. मग V2 म्हणजे कोण? N2 मायनस N1. P कॅन्सल. बरोबर. मग इथे काय मिळाला? मायनस RT. आणि हे काय मिळालं? N2 मायनस N1. N2 इज द फायनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अँड N1 इज द इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स. किंवा N2 ला म्हणू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसियस प्रोडक्ट आणि N1 ला म्हणू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसियस रिएक्टंट. आणि म्हणून याला आपण डिनोट करू कशाने? डेल्टा N. म्हणून फॉर्म्युला मिळाला RT इंटू डेल्टा N. किंवा डायरेक्ट फॉर्म्युला मिळाला मायनस डेल्टा NRT. दिस इज द फॉर्म्युला फॉर वर्क डन. W इज इक्वल्स टू मायनस डेल्टा NRT. ठीक आहे. डेल्टा N चा फॉर्म्युला लिहायचा. डेल्टा N. व्हॉट इज डेल्टा N? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसियस प्रोडक्ट. सम ऑफ करा. सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसियस प्रोडक्ट मायनस सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसियस रिएक्टंट. फक्त फॉर्म्युले लर्न करा. तुम्हाला सांगतो, नसन समजलं तरी लर्न करा. बरोबर. फॉर्म्युला लर्न करा. फॉर्म्युला पाठ पाहिजे. कंडिशन फॉर्म्युला. पूर्ण क्वेश्चन, पूर्ण पेपर त्याच्यावरच येतो. फिजिकल केमिस्ट्री. फॉर्म्युला टार्गेट ठेवून द्यायचे. आजच 2 फॉर्म्युला शिकलो. W इज इक्वल्स टू P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V. फॉर गॅसेस रिएक्शन W इज इक्वल टू मायनस डेल्टा NRT. डेल्टा N इज गिवन बाय फर्स्ट sum of number of moles of gaseous product minus sum of
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसियस रिएक्टंट कसे पाहिजे, गॅसियसच पाहिजे. ठीक आहे, कसे पाहिजे, गॅसियसच पाहिजे, दुसरे चालत नाही. डू यू अंडरस्टँड? सो दिस इज द फॉर्मूला. दो टाइप, दोनों की कंडीशन कांस्टेंट प्रेशर. वंस मोर, दोनों की कंडीशन कांस्टेंट प्रेशर. दो वर्क डन पढ़े हमने. वन इज द वर्क डन फॉर गैसियस रिएक्शन. गैसियस रिएक्शन के लिए वर्क डन सब बोलेंगे फास्ट. W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा NRT. वर्क की जर वैल्यू निगेटिव वाली तो वर्क इज डन, पॉझिटिव्ह वाली ऑन द सिस्टीम. बरोबर. आता हे रिएक्शन पाहून सांगा, इन दिस रिएक्शन वर्क इज डन बाय द सिस्टीम की ऑन द सिस्टीम? हा, बघा कसं करायचं. डेल्टा एन प्रोडक्टचे किती मोल आहे आणि रिएक्टंटचे तो 2 मायनस 4 मायनस 2. आता डेल्टा एन ची व्हॅल्यू मायनस, मायनस मायनस प्लस, वर्कची व्हॅल्यू प्लस आली. प्लस आली म्हणजे ऑन द सिस्टीम, प्लस आली म्हणजे ऑन द सिस्टीम, मायनस आली तर बाय द सिस्टीम. काय येतं, डायरेक्ट डेल्टा एन पाहायचा. डेल्टा एन मायनस 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 प्लस, तो कोणतं, ऑन द सिस्टीम. डेल्टा एस मायनस तो ऑन द सिस्टीम आणि डेल्टा एन प्लस बाय द सिस्टीम. कळलं का? डेल्टा एन मायनस, डेल्टा एन लेस दॅन 0. कधी राहते डेल्टा एन लेस दॅन 0? जेव्हा NP इज ग्रेटर, नाही, NP इज लेस दॅन NR. याला नाव NP ठेवा, याचं नाव NR ठेवा. NP इज लेस दॅन NR, तो डेल्टा एन इज लेस दॅन 0, दॅट इज निगेटिव्ह, आणि W इज पॉझिटिव्ह. कळलं? व्हेन डेल्टा एन इज ग्रेटर दॅन 0, NP इज ग्रेटर दॅन NR and W is negative. And remaining we discuss tomorrow. उद्यापासून लवकर या, नाही तर तुम्हाला जायला वेळ होते. किती जणांच्या ट्युशन आहे आता तिकडे? दूर दूर किती जणांच्या आहे? दूर, बाजूला नाही म्हणत आहे, दूर. निघा लवकर, लवकर निघा. शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही. बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए JSM को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं. JSM have highly air-cooled digital classroom with advanced seating arrangement. Enthusiastic study environment created by Manoj sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry. With full library support, and under observation reading room for hard-working students. A detailed and conceptual teaching by well-experienced and dedicated teaching staff. Planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch. A specified underground parking for students' vehicles. Students' personal doubt session to have a best result. Special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health. With the best medical and engineering selection of JSM in Government NET and IIT College. JSM IIT Medical Hub to year integrated program for 11 and 12th physics, chemistry, maths and biology. इसलिए सही शुरुआत करें JSM IIT एंड मेडिकल हब के साथ, जहां एजुकेशन ही है सर्वोपरि.